सो जेम्स इलिया काफ़ी खुश हैं। क्या पाकर क्या मिल गया उनको? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब, क्योंकि उन्होंने परचेजिंग की है न्यू पेंटिंग्स की, जो उनका पैशन है। गॉट इट इज प्लीजेंट अगेन टू सी दिस प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंसेस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंसेस। वो अपने एल्डर ब्रदर को या कजिन को क्या कहकर बुलाते हैं? प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंसेस। और ये एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वो किसे कहते हैं और या क्यों कहते हैं। अब देखिए, उनके एल्डर ब्रदर हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, क्या शो ऑफ करते हैं, दैट ही इज कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू ऑल द वर्ल्डली थिंग्स। परचेजिंग में, वर्ल्डली थिंग्स में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो तो कम्प्लीटली क्या है? इनडिफरेंट हैं। ओके, ऐसा वो शो करते हैं, जबकि रियलिटी क्या है? वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, सबसे ज़्यादा ही उनका इंटरेस्ट किस में है? परचेजिंग में या वर्ल्डली थिंग्स में, जैसे कि पेंटिंग। तो इसीलिए वो अपने यहाँ पर एल्डर कजन को क्या कहकर बुलाते हैं? प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंस। गॉट, तो हमारे ये इट इज़ प्लीजेंट, काफ़ी अच्छा है ये। किसके लिए प्लीजेंट है ये? टू सी दिस प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंस इज डूइंग द ओनर्स। और वो क्या कर रही है इसी खुशी में, क्योंकि उन्होंने परचेजिंग की है। उनके फेस पर शाइनिंग है, उनकी आँखों में शाइनिंग है, चमक रही है उनकी आँखें। किस खुशी में? कि उन्होंने न्यू परचेज किया है। और इसी खुशी में, इसी हैप्पीनेस में वो क्या कर रहे हैं? ही वॉज गोइंग टू सेलिब्रेट। और एक सेरेमनी रखते हैं घर पर, या कह सकते हैं कि गेस्ट को इनवाइट करते हैं, या एक गेट टुगेदर रखते हैं, एक पार्टी रखते हैं। और किसके ऑनर में रखते हैं? ऑफ हिज न्यू परचेज। क्यों रखते हैं वो ये सेरेमनी? क्योंकि उन्होंने न्यू परचेजिंग की है। किसकी न्यू परचेजिंग की है? एक पेंटिंग की। गुड। अब क्योंकि पेंटिंग वो लेकर आए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी को शो ऑफ ना करें, किसी को ना दिखाएं। घर पर गेस्ट आते हैं और वो सबको उस पेंटिंग को शो करते हैं, ताकि वो भी उनको अप्रिशिएट करें। वो इतना ज़्यादा पैशनेट है पेंटिंग के लिए कि उसके लिए वो क्या करते हैं? ऑनर प्रोवाइड करते हैं, मीन्स होस्ट बनते हैं और अपने सभी गेस्ट का वेलकम करते हैं। एंड ही लाइक्स टू शो, और डिस्प्ले करते हैं उस न्यू परचेज का। तो इतना शौक है उनको, और जबकि वो क्या शो करते हैं? दैट ही इज इनडिफरेंट। गॉट, अब इसको देखते हैं। इट इज प्लीजेंट अगेन टू सी दिस प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंस इज डूइंग द ऑनर्स ऑफ हिज न्यू परचेज। लेकिन चार्ल्स लैम्ब तो अभी भी काफ़ी खुश हैं कि चलिए अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है उनको इस तरीके से देखना। कोई बात नहीं, वो कन्फेस ना करें, बट आई नो वेरी वेल दैट ही इज़ हैप्पी, और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अब उन्होंने यहाँ पर पार्टी दी है। When he has fairly housed it, when he has, he कौन है यहाँ पर? प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंसेस, उनके एल्डर ब्रदर। और जब वो इट मीन्स न्यू परचेज, और न्यू परचेज क्या है? उनका पेंटिंग। जब वो उस पेंटिंग को अच्छी तरीके से क्या कर देते हैं? फेयरली, ओके, अच्छी तरीके से वो क्या कर देते हैं? उसको हाउस कर देते हैं, उसको उसकी सही जगह पर लगा देते हैं। उन्होंने पेंटिंग को परचेज किया, उसको घर पर लेकर आते हैं, और फिर देखते हैं कि ये कहाँ इसको लगाना ठीक रहेगा, कहाँ पर इसको रखना ठीक रहेगा, ताकि सुंदर लगे, अच्छी लगे, जो भी गेस्ट इसको देखे वो इसको अप्रिशिएट करे। और ये ना इजी टास्क नहीं है। वो उन्होंने कहा था ना कि मैं तो काफ़ी बिजी, टाइम ऑक्यूपाइड विद बिजनेस, की मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो काफ़ी बिजी रहता हूँ। इस तरह की एक्टिविटी में वो बिजी रहते हैं, इसमें वो अपनी एनर्जी लगाते हैं और अपना टाइम देते हैं कि अब इस पेंटिंग को उन्हें कहाँ घर में लगाना है या रखना है। तो जब अच्छे तरीके से वो उस पेंटिंग को घर में रख लेते हैं, सेट कर देते हैं, उसके बाद फिर वो क्या देते हैं? एक सेलिब्रेशन रखते हैं वो उस पेंटिंग के लिए। ओके, यू मस्ट व्यू इट इन एवरी लाइट। इन एवरी लाइट से मतलब यहाँ पर इन एवरी एंगल, और फिर वो हर एंगल से उसको देखते हैं कि इस एंगल से ये पेंटिंग अच्छी लगेगी या दूसरे एंगल से लगेगी, या कौन सा एंगल ऐसा होगा कि जिससे ये पेंटिंग बेटर या बेस्ट लगेगी। इतना माइन्यूटली वो ऑब्जर्व करते हैं हर एंगल को, टिल ही हैड फाउंड द बेस्ट। और कब तक वो सोचते रहते हैं? हर एंगल से देखते हैं उस पेंटिंग को, जब तक उनको बेस्ट नहीं मिल जाता एंगल, तब तक वो उसे क्या नहीं करते? उसे प्लेस नहीं करते। प्लेसिंग इट एट दिस डिस्टेंस, ओके, और फिर वो क्या करते हैं? उसे एक
पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि वो अच्छी लगे। जैसे रखते हैं ना हम पेंटिंग, फिर थोड़ा दूर जाकर देखते हैं कि क्या ये यहाँ से अच्छी लग रही है, फिर पास आते हैं, फिर दूसरा उसका एंगल चेंज करते हैं, फिर दूर एक डिस्टेंस पर जाकर देखते हैं कि अब अच्छी लग रही है। तो वो इस तरीके का इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उस पेंटिंग के लिए, तो बताइए वो कैसे इंडिफरेंट है, जबकि वो एक एवरेज या कॉमन मैन से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड है वर्ल्डली थिंग्स के लिए। And at that, but always suiting the focus of your sight to his own। और वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा फोकस सूट करेगा, और रियलिटी क्या होती है कि वो अपने ही फोकस पर जो उनको एंगल पसंद आता है वो उसी पर उसको प्लेस करते हैं। यू मस्ट स्पाई एट इट थ्रू योर फिंगर्स। और आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस पेंटिंग को देखिए, किसके थ्रू, अपने फिंगर्स के थ्रू। मीन्स वो इतना उसको पास रखेंगे कि आप उस पर फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको हाथ लगाकर देखिए, आप उसको जज कर सकते हैं। लेकिन पेंटिंग्स ज़्यादा पास अच्छी नहीं लगती, वो दूर अच्छी लगती हैं। टू कैच द एरियल पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव से देखिए उसको, किस नज़र से देखना चाहिए। द एरियल होता है थोड़ा सा डिस्टेंस पर, ओके। क्योंकि जो पेंटिंग्स होती है ना ज़्यादा पास अच्छी नहीं लगती, उनका एक डिस्टेंस होना ज़रूरी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको देखें, उस एंगल से, एक डिस्टेंट या एरियल एंगल से अगर देखें पेंटिंग को, तो वो बेटर लगती हैं। दो यू एश्योर हिम that to you the landscape shows much more agreeable without that artifice। artifice होती है एक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर कि अगर तुम ना ये प्लानिंग, ये तरकीब जिसे कहते हैं डिवाइस, कि अगर तुम ना इस तरीके से इसे रखोगे तो ये बेटर लगेगी, लेकिन उन पर कोई भी इस बात का इफेक्ट नहीं पड़ता। आप उन्हें कितना भी श्योर करो, कितना भी उनको विश्वास दिलवाओ, क्योंकि वो लैंडस्केप की पेंटिंग लेकर आए हैं कि ये जो, अच्छा देखिए, जो लैंडस्केप की पेंटिंग होती है ये पास से तो अच्छी नहीं लगती ना, वो तो एक डिस्टेंस पर ही अच्छी लगेंगी। और यही बात अगर उन्हें कोई बताना चाहता है या बताता है कि इसको ना इतने डिस्टेंस पर रखिए, क्योंकि ये लैंडस्केप है, और जो लैंडस्केप का डिस्प्ले होता है, जो लैंडस्केप का शो होता है, उसके एक एग्रीएबल डिस्टेंस होना ज़रूरी है। और ये जो डिवाइस है यही इसमें यूज़ होगी। कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है पास में अच्छी लगती हैं, कुछ दूर अच्छी लगती हैं, और क्योंकि लैंडस्केप की है तो उसे जितना ज़्यादा दूर के एक डिस्टेंस पर आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगी। तो ये वाली जो आर्टिफिस है, ये वाली डिवाइस है, यहाँ पर काम करेगी किस तरह की पेंटिंग के लिए, लैंडस्केप के लिए। वो बी द लकलेस वेट पर्सन हु डज नॉट ओनली नॉट रेस्पॉन्ड टू हिज रैप्चर। अब वो बी द लकलेस, अब वो पर्सन, ओके, वो इंसान, वो आदमी क्या है, लकलेस है, वो तो इतना ज़्यादा अनलकी है। सोचिए कि बस जिसे कहते हैं ना, वो मीन्स होता है पेन या दुख, कि वो पर्सन who does not only not respond। अब यहाँ पर देखिए दो बार आया है, who does not only not respond to his rapture। rapture कहते हैं प्लेजर, एक्सटेसी, और किसकी एक्सटेसी, जेम्स इलिया की एक्सटेसी। उनके एल्डर ब्रदर इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं, जो उन्होंने पीछे भी उनके कैरेक्टर में बताया था, अपनी न्यू परचेज पर, उस लैंडस्केप की पेंटिंग पर, उसको हर एंगल से रख रहे हैं। उनकी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, अब जो भी वहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं, जो भी विजिटर्स हैं, उन्हें क्या करना, वो क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा मैं खुश हूँ, जितना मैं एक्साइटेड हूँ, आपको भी मेरे साथ उतना ही एक्साइटेड होना है इस पेंटिंग के लिए। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर एक्साइटेड और नॉट। तो आपने देखा होगा जब कभी आप किसी के यहाँ पर जाते हैं, उनके यहाँ कोई भी फर्नीचर है, पेंटिंग्स है, या कोई भी किसी तरह का वर्ल्डली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि काफ़ी वो बताते हैं ना, काफ़ी खुश होकर, ये इतना कॉस्टली है, इसका ये प्राइस है, और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके साथ उसी रैप्चर को फील करो, ऐसे ही रेस्पॉन्ड करो उनकी खुशी में, आप उतने ही तारीफ। सो जेम्स क्या करते हैं, वो विद द लकलेस वेट, तो वो पर्सन तो काफ़ी क्या है, अनलकी है, और उसे जेम्स क्या करते हैं, उस पर वो करते हैं, वो से मतलब यहाँ पर उसे कर्स करते हैं, ओके। तो ये सोचे कि वो तो बस इंसान गया, अगर किसी ने उनको रेस्पॉन्ड अच्छा नहीं दिया,
किसने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, एडमायर नहीं किया उनकी चॉइस को, तो उसे क्या करते हैं जेम्स, फिर उसे कर्स करते हैं। वो तो अनलकी पर्सन है फिर, बट उसे तो करते ही करते हैं। बट हु शुड ड्रॉप एन अनसीजनेबल इंटीमेशन ऑफ प्रेफरिंग वन ऑफ हिज एंटीरियर बार्गेन्स टू द प्रेजेंट। और किसे वो करते हैं, किसे कर्स करते हैं, मीन्स वो ऐसे इंसान उनको अच्छे नहीं लगते, इस तरह के उनको विजिटर्स अच्छे नहीं लगते कि जो ना तो उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनके जितने एक्साइटेड भी होना चाहिए, उनको उनकी पेंटिंग्स को एडमायर भी करना चाहिए, चाहे वो एडमायरेबल है या नहीं है, लेकिन उनसे भी वो नाराज हो जाते हैं अगर किसी गेस्ट ने क्या कर दिया, ड्रॉप एन अनसीजनेबल इंटीमेशन, ओके, ऑफ प्रेफरिंग, किसको पसंद किया। जैसे कंपैरिजन करते हैं ना हम पेंटिंग की, सपोज कीजिए आप जाते हो, पेंटिंग देखी आपने और आपने फिर क्या प्रेफर किया, वन ऑफ हिज एंटीरियर बार्गेन्स, एंटीरियर जो उनकी अर्लियर पेंटिंग है, कि नहीं नहीं आपकी ना जो पुराने वाली पेंटिंग्स थी, आपकी जो पहले वाली पेंटिंग्स थी वो बेटर थी इससे, किससे, टू द प्रेजेंट वन, ये आज वाली से वे बेटर थी। तो वो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अगर वो उनकी ओल्ड एंटीरियर, अगर वो उनकी ओल्ड पेंटिंग्स को प्रेफर करते हैं किससे, टू द प्रेजेंट वन से। तो ऐसे भी विजिटर्स, ऐसे भी गेस्ट उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीन्स आप ओल्ड को भूल जाइए, उनका क्या कहना है, आप ओल्ड से कंपैरिजन मत कीजिए, आप ओल्ड को भूल जाइए, जो अब आपके सामने प्रेजेंट मेरी न्यू परचेज है, मेरी न्यू पेंटिंग है, आप उसको एडमायर कीजिए और आप उसको पसंद कीजिए। गुड। द लास्ट इज ऑलवेज हिज बेस्ट हिट, और वो जो भी लास्ट पेंटिंग उनकी लाते हैं वही उनके लिए बेस्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए वो क्या कहना चाहते हैं कि जो पुरानी पेंटिंग्स हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि वो तो पुरानी हो चुकी हैं, वो ड्राइंग रूम में आती हैं, फिर उनके लिए एक सेलिब्रेशन किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और जैसी न्यू आती हैं तो पुरानी वैल्यूलेस हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो कहाँ चली जाती हैं, स्टोर रूम में रख दी जाती है। मीन्स नाउ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, और उनके बारे में वो बात करना या कुछ भी नहीं, बस उनको क्या इंटरेस्ट है, न्यू पेंटिंग में इंटरेस्ट है। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है उनकी ओल्ड पेंटिंग्स की, और उनके बारे में उन्हें बात तक करना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस उनकी न्यू परचेजिंग पर ही बात की जाए। तो हमेशा जब भी नई चीज़ आती है या हम नई चीज़ को ख़रीदते हैं, वो कुछ टाइम तक अच्छी लगती है, उसके बाद फिर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती और वो हमारे लिए बेकार हो जाती है, और फिर वो इधर उधर पड़ी रहती है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ये बता रही हैं कि एक टाइम के बाद हर चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। सो द लास्ट इज ऑलवेज हिज बेस्ट हिट, और जो लास्ट पेंटिंग होती है वही उनकी बेस्ट होती है। और लास्ट कौन सी थी उनकी, दैट वाज हिज सिंथिया ऑफ द मिनट, ये सिंथिया उनकी पेंटिंग थी। अलास हाउ मैनी अ माइल्ड मैडोना हैव आई नोन टू कम इन, और मुझे खुद याद नहीं है, अलास हाउ मैनी अ माइल्ड मैडोना, ओके, मैडोना ये भी एक पेंटिंग थी, और मैडोना जो वर्जीनिया की पेंटिंग, जीसस क्राइस्ट उनकी मदर मैरी, उनकी ये पेंटिंग थी। और ऐसा कहा गया था, उन्होंने, हमें खुद नहीं पता कि उन्होंने कितनी बार ऐसा बोला, आई नोन टू कम इन, कितनी बार ये बताया गया, कितनी बार उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उस पेंटिंग को उन्होंने दिखाया और बताया कि ये किसकी पेंटिंग है, ये पेंटिंग बनाई है किसने, रैफेल ने। ओके, रैफेल जो माने जाते हैं, रैफेल काफ़ी अच्छे वेल नोन पेंटर हैं और इटालियन पेंटर हैं रैफेल, उनकी पेंटिंग को बताया गया था कि ये किसकी पेंटिंग है, ये रैफेल की पेंटिंग है मैडोना। और उनके ब्रदर ने, ओके, ग्रेट इटालियन पेंटर हैं, उनके ब्रदर ने कितनी ही बार उस पेंटिंग को अप्रिशिएट किया, उसको बार बार उसका मेंशन करते थे कि ये रैफेल की पेंटिंग है, रैफेल की पेंटिंग है। कीप इट्स एसेंडेंसी, एसेंडेंसी कहते हैं जो नीचे आना, ओके, टू कम डाउन फॉर अ फ्यू ब्रीफ मून्स, लेकिन ब्रीफ मून का मतलब ब्रीफ टाइम, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। जिस पेंटिंग को वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, इतना प्राइडली बताते थे कि ये रैफेल की पेंटिंग है, हमेशा उसके बारे में बात करते थे, पता नहीं कितनी बार, हाउ मैनी। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ही, अ फ्यू ब्रीफ मून्स, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसका क्या होना शुरू हो गया, दैट इज़ फॉल, ओके। और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होनी शुरू हो गई, नीचे की तरफ आने का मतलब यहाँ पर क्या होता है
कि उसे भुलाया जाने लगा। आफ्टर सर्टेन इंटरमीडियल डिग्रेशन फ्रॉम द फ्रंट ड्राइंग रूम, और किस तरीके से देखिए एसेंडेंट होता है, किस तरीके से फॉल होता है एक पेंटिंग का। कुछ टाइम बाद पहले तो उसको अप्रिशिएट किया गया, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सर्टेन इंटरमीडियल डिग्रेडेशन। ओके, डिग्रेडेशन किस तरीके से डिग्रेड हुआ, फ्रंट ड्राइंग रूम से कहाँ पर गई वो, बैक गैलरी में। ओके, सबसे पहले उसको ड्राइंग रूम में रखा, उसके बाद फिर वहाँ से उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, बैक गैलरी में। देंस उसके बाद उसे कहाँ ले जाया गया, डार्क पार्लर में। एडोप्टेड इन टर्न बाय बैक ऑफ द कैरेसी अंडर सक्सेसिव लॉयरिंग ascriptions of filiation माइल्डली ब्रेकिंग इट्स फॉल, और कब तक, जब तक लास्ट तक वो कहाँ नहीं चली गई, कंसाइंड टू दी ओब्लिवियस, ओब्लिवियस कहते हैं फॉरगेटफुल। ओके, अब देखिए वो किस तरीके से जा रही है, पहले ड्राइंग रूम में जाती है, फिर ये सब ना नाम है कि किस तरीके से उसको लोअर एस्क्रिप्शन ऑफ फिलिएशन, देन माइल्डली ब्रेकिंग इट्स फॉल, और पूरी तरह से वो क्या हो गई, बेकार हो चुकी थी अब उनके लिए। देन कंसाइंड, और उसे फिर कहाँ दे दिया गया, एक जैसे स्टोर रूम होता है, जस्ट लाइक ओब्लिवियस, एक स्टोर रूम, एक रूम ऐसा जहाँ पर जो भी सामान हम रख देते हैं ना उसे भूल जाते हैं। ओब्लिवियस दैट इज ओब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस, लंबर रूम, और फिर उसे एक स्टोर रूम में, लंबर रूम में डाल दिया गया। और ये लंबर रूम में जितनी भी चीज़ें रखी जाती थी वो क्या होती थी, ओब्लिवियस होती थी, फॉरगेटफुल होती थी, किसी को नहीं पता रहता था, पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा हुआ है कहाँ कहाँ पर, लंबर रूम में। तो फिर उसे वहाँ के लिए कंसाइन कर दिया गया, और इसका क्या मतलब हुआ कि अब वो पूरी तरह से आउट ऑफ साइट थी, आउट ऑफ माइंड थी। और इस तरह से फॉल होता है, डिग्रेशन होता है, एसेंडेंटमेंट होता है किसका, उस मैडोना की पेंटिंग का, जिसे वो इतने मन से लेकर आए थे, जिसे वो बड़े गर्व से बताते थे कि रैफेल की बनाई हुई पेंटिंग है, जो इटालियन ग्रेट पेंटर है। और उसके बाद उसका लास्ट जो एंड हुआ वो कहाँ जाकर उसका कंसाइनमेंट होता है, एक स्टोर रूम में। गो आउट एट लास्ट आ ल्यूका गियोर्डेनो ओ प्लेन कार्लो मैरेटी। ओके, ये सब जो नाम है उन्होंने दिए हुए हैं, पेंटर्स के नाम है ये सब। जैसे कि ऊपर आपके रैफेल थे, ये इटालियन पेंटर हैं, ये सुपीरियर हैं, और ये यहाँ पर इनको माना गया है क्योंकि ये इन्फीरियर पेंटर थे। तो अब उस पेंटिंग की इतनी वैल्यू नहीं रह गई थी, वो किसकी तरह लग रही थी, जैसे कुछ इन्फीरियर पेंटर ने उसको पेंट किया हो। तो ये यहाँ पर चार्ल्स लैम ने क्या शो किया है कि एक टाइम के बाद ऐसी हालत हो जाती है, सुपीरियोरिटी इस तरीके से उसका फॉल होता है। इट डजेंट मैटर कि उसे कितने बड़े या कितने सुपीरियर पेंटर ने उसको पेंट किया है या किसकी वो पेंटिंग है, एक टाइम के बाद कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितनी भी अच्छी पेंटिंग हो, वो अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन नहीं कर पाती, और फिर क्या होता है, ग्रेजुअली उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, मीन्स वो अपनी सुपीरियरिटी की पोजीशन से नीचे आने लगती है। और ये जो मैडोना की पिक्चर थी इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, कितने गर्व के साथ, कितने खुश होकर वो उन्होंने उस पेंटिंग को परचेज किया था, और उस पर एस्क्राइब भी उन्होंने किया था कि वो क्या है, रैफेल की पेंटिंग है। तो ये सब पेंटर्स के नाम हैं, और उसके बाद उसे कहाँ फेंक दिया जाता है, जैसे यूजलेस चीज़ें होती हैं एक लंबर रूम में फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर डेस्टिनी देखिए, और ये पेंटिंग की ही नहीं, वो बताते हैं कि एक टाइम के बाद सभी के साथ ऐसा होता है, जब उसकी वैल्यू रहती है तो उसको सुपीरियर पोस्ट, सुपीरियर पोजीशन दी जाती है, और उसके बाद फिर उसे इसी तरीके से एक अलग कॉर्नर में या मार्जिन पर रख दिया जाता है। तो यहाँ पर पेंटिंग का वो एग्जाम्पल दे रही हैं, लेकिन पेंटिंग का एग्जाम्पल देते देते देखिए यहाँ पर अब वो क्या कह रही हैं आगे, विच थिंग्स वेन आई बी होल्ड। ओके, और ये सब चीज़ें ही मैंने देखी हैं इस तरह की, उन्होंने क्योंकि उन्होंने इस तरह से देखा, सभी पेंटिंग्स के साथ ऐसे हुआ। और यहाँ पर सिर्फ पेंटिंग्स की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर वो आगे कह रही है, म्यूजिंग अपॉन द चेंजेस एंड म्यूटेबिलिटीज़। म्यूटेबिलिटीज़ के कितनी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, ये तो पेंटिंग के लिए ही इतने चेंजेस आए हैं। ओ फेट बिलो, लेकिन जो एक नीचे वो बता रहे हैं, लेकिन फेट में भी चेंजेस आते हैं। हमारा फेट जो कभी सुपीरियर रहा है उसको इन्फीरियर होते देर नहीं लगती,
जो कभी ऊपर होते हैं उन्हें नीचे आने में भी टाइम नहीं लगता और उनको इस तरीके से थ्रो आउट कर दिया जाता है, यूजलेस समझ लिया जाता है और एक कॉर्नर में ओके एक मार्जिन पर उनको फेंक दिया जाता है। और यही सेम हमारे साथ कौन करता है, फेट भी करता है। तो ये चेंजेस हैं ओके, म्यूटेबिलिटीज जिसे कहते हैं जो विद्रोह होता है, या तो ये चेंजेस किस में, फेट में। तो किस्मत बदल गई ना, किसकी किस्मत, उस पेंटिंग की किस्मत। और सेम इट मीन्स सेम हैपन्स विद मैन ऑल्सो, मैन के साथ भी, इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। एक टाइम आता है जब उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन पर प्राइड फील किया जाता है, और एक टाइम वो भी आता है जब उनका लक इस तरीके से चेंज हो जाता है कि उनको यूजलेस मानकर एक तरफ इग्नोर कर दिया जाता है। हैड मेड मी टू रिफ्लेक्ट अपॉन द एल्टर्ड कंडीशन, और उस पेंटिंग की हालत देखकर, उसकी जो उसमें जो चेंजेस आए उसको देखकर उसने मुझे किसकी याद दिला दी, हैड मेड मी टू रिफ्लेक्ट अपॉन द एल्टर्ड कंडीशन, जो चेंजेस आए, जो चेंज्ड कंडीशन थी किसकी, ऑफ ग्रेट पर्सोनेजेस जो ग्रेट पर्सनैलिटी थी, ग्रेट पर्सन, वो कौन थे, और दैट वोफुल क्वीन ऑफ रिचर्ड द सेकंड की क्वीन, जो उनकी वोफुल क्वीन ओके, इतना ज़्यादा पेन था, जिसे कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट ये क्वीन थी रिचर्ड द सेकंड की। तो उनकी याद दिला दी, सेम उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, कौन थी ये रिचर्ड सेकंड की क्वीन, जिनकी उन्होंने यहाँ पर जिनके लिए वर्ड यूज़ किया है वोफुल, दैट वॉज इज़ाबेला। तो इज़ाबेला के साथ भी यही हुआ था। शी वॉज एक्चुअली द डॉटर ऑफ चार्ल्स सिक्स, किंग थे फ्रांस के, तो उनकी डॉटर के साथ सेम यही हुआ था। शी बिकेम द क्वीन ऑफ रिचर्ड द सेकंड, और उनकी लाइफ काफ़ी वोफुल थी, पेनफुल थी। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने ये लाइंस बताई है उनकी एल्टर्ड कंडीशन को बताने के लिए, जो ग्रेट पर्सोनेजेस थी, सेट फोर्थ इन पोम्प, शी केम एडॉर्न्ड हाइदर लाइक स्वीट में। किसकी तरह आई थी वो, कितना ज़्यादा, जैसे एक पेंटिंग का यहाँ पर मेंशन किया उन्होंने, कितना ज़्यादा उनको ऑनर प्रोवाइड किया गया था, बिल्कुल एक स्वीट मे की तरह आई थी। सेंट बैक, और कैसे वापस भेज दी गई, लाइक हेलो मैस और शॉर्टेस्ट डे, कुछ ही दिनों में उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, कितना पेन उनकी लाइफ में आया, पूरा उनका फेट चेंज हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने एक रिमाइंड कर रही हैं इज़ाबेला को, वोफुल क्वीन ऑफ रिचर्ड द सेकंड। तो किसी की भी लाइफ बदलने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी फेट चेंज हो जाता है। जब शुरू में इतना ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, बाद में उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। विद ग्रेट लव फॉर यू। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसमें फिर जेई की का ही चल रहा है यहाँ पर कंटिन्यूएशन में, और उनके कैरेक्टर की कुछ और स्पेशलिटी यहाँ बताई जाती है कि किस तरह की उनकी इमोशंस या सेंटिमेंट्स हैं दूसरों के लिए। विद ग्रेट लव फॉर यू, उनके मन में चाहे कितना भी ज़्यादा प्यार हो आपके लिए, ही है बट अ लिमिटेड सिंपैथी, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उनकी जो सिंपैथी है, मीन्स वो सिंपैथेटिक नहीं है और लिमिटेड है उनकी वो सिंपैथी। विद वॉट यू फील ओ डू, आप उनके लिए कितना भी कुछ करें, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, उनसे उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, या उसके लिए उनकी लिमिटेड सिंपैथी है। मीन्स उनका आपके हार्ट से या आपके माइंड से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं वो, या नहीं समझते हैं, चाहे वो आपको कितना भी प्यार करे, लेकिन फिर भी वो क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, अनजान रहते हैं किससे, व्हाट इज गोइंग इन योर हार्ट और इन योर माइंड, कि आपके माइंड में या आपके हार्ट में आप कैसा फील कर रही हैं या क्या चल रहा है। तो वो इनडिफरेंट हैं इन आपकी फीलिंग्स को लेकर, और जबकि वो आपसे काफ़ी प्यार भी करते हैं। ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, और ऐसा क्यों है, बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, क्योंकि उनकी अपनी एक दुनिया है और वो अपनी ही बनाई दुनिया में रहते हैं। एंड मेक्स स्लेंडर गैसेज एट वॉट पासिस इन योर माइंड, मेक्स स्लेंडर गैसेज, लिटिल गैसेज, और उसके बाद वो गैस भी नहीं करना चाहते, वो किसी तरह का कोई भी कैलकुलेट भी नहीं करते हैं
या सोचते भी नहीं हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रही हैं। मीन्स उनका आपकी इमोशंस से किसी भी तरह का कोई भी इंटीमेट वो फील नहीं करते, या रिलेशन नहीं है, या कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से वो इतना डीपली नहीं जाते कि वो ये समझे कि सामने वाले उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या उसकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। और जबकि वो प्यार भी करते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट ही नेवर पियर्सिस द मैरो ऑफ योर हैबिट्स। यहाँ तक कि उनको ना तो ये पता है आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और इतना ही नहीं, वो उनको ये तक नहीं पता कि आपकी हैबिट्स किस तरह की हैं। हैबिट्स से मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पियर्सिस, ही नेवर ट्राइज टू पियर्स, वो कभी जानने की ही कोशिश नहीं करते किसको, मैरो ऑफ योर हैबिट्स, जो आपका एक एसेंशियल पार्ट होता है आपकी हैबिट का, कि इस तरह की आदत आपकी क्यों है, आपका ऐसा नेचर क्यों है। वो उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खुश हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है। ही विल टेल एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड प्ले गोयर, और आपको जानने से ज़्यादा अच्छा उनका वो क्या करते हैं, वो किसी एक अनजान पर्सन को, ओल्ड जो एस्टैब्लिश्ड प्ले गोयर है, जो जाने वाला है, क्या देखता है, प्ले देखता है, उसको बताएंगे। मीन्स कह सकते हैं कि जो लविंग पर्सन है, जो उनको लव करते हैं, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनके हार्ट में क्या फीलिंग्स हैं, या उनका माइंड उस टाइम क्या सोच रहा होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से। और एक अनजान आदमी को बस वो क्या इतना ज़रूर बता देते हैं, कोई भी उनको मिलता है जो प्ले देखने जा रहा है, दैट मिस्टर सचा वन। तो देखिए वो कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने इंडिफरेंट हैं, किसके लिए, फीलिंग्स के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड चार्ल्स लैम, ही इज सो सेंसिटिव, सच अ वन ऑफ सो एंड सो, नेमिंग वन ऑफ द थिएटर। तो जो भी वहाँ पर जा रहा होता है, जो पासर बाई होता है, किसी थिएटर का नाम लेकर वो उसे ये बता देते हैं कि मिस्टर दिस एंड दैट, उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे क्या है, ही इज़ अ वेरी लाइवली कॉमेडियन। आप जाइए वहाँ थिएटर में और उसका आप प्ले देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। एक जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है, बस वो उनको इतना बता देते हैं एज अ पीस ऑफ न्यूज़, और वो भी उनको जैसे कि इन्फॉर्म करना होता है। तो वो फीलिंग लेस कह सकते हैं हम यहाँ पर, दूसरों की फीलिंग्स को वो ईजिली या समझते ही नहीं हैं, एज अ पीस ऑफ न्यूज़। और वो सिर्फ क्या करते हैं, एक न्यूज़ देने का जो काम होता है, बस न्यूज़ दे दी, किसी को इन्फॉर्म कर दिया, और उसके बाद उन्हें और कोई किसी से मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये लाइन याद रखना, ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। ओके, जेई अपने खुद की दुनिया में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर ह्यूमर क्रिएट हो रहा है, ही एडवर्टाइज्ड मी। ओके, ही यहाँ पर जेई है, ही एडवर्टाइज्ड मी। एडवर्टाइज से मतलब जिस तरह से जैसे पब्लिसाइज करना किसी बात को, और यहाँ पर इसका मीनिंग है इन्फॉर्म करना। मुझे एक तरीके से यहाँ पर वो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए वर्ड यूज़ कर रही हैं कि उन्होंने मुझे क्या किया, इन्फॉर्म किया, और एक तरह से न्यूज़ दी मुझे, या इतना ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को एग्जैजरेट किया जैसे कि वो कुछ मुझे नया बता रही हैं। बट द अदर डे सम प्लीजेंट ग्रीन लेन्स which he had found out for me. The other day he advertised me, but the other day some pleasant green lanes. और वो क्या बताते हैं चार्ल्स लैम को, किसके बारे में बताते हैं, प्लीजेंट ग्रीन लेन्स के बारे में। कुछ ऐसी लेन के बारे में बताते हैं जो काफ़ी ग्रीनी होती हैं, प्लीजेंट होती हैं, विच ही हैड फाउंड आउट फॉर मी, जिसे मेरे एल्डर कज़न ने मेरे लिए ढूंढा था। मीन्स जे उनको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको कुछ ऐसी लेन के बारे में बताते हैं, ऐसे कुछ प्लेसेस या गार्डन के बारे में बताते हैं जो काफ़ी ग्रीनी है, प्लीजेंट हैं, और वो कहते हैं कि ये ना मैंने तुम्हारे लिए ढूंढे हैं, मुझे कुछ ऐसी जगह का पता चला है कि जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। नोइंग, क्या जानते हुए, नोइंग मी टू बी अ ग्रेट वॉकर। ओके, क्योंकि उनको पता था कि मुझे क्या पसंद है, मुझे वॉकिंग पसंद है और मैं क्या हूँ, एक ग्रेट वॉकर हूँ। तो यहाँ पर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट वॉकर कौन है, और इसमें ध्यान रखना ये ग्रेट वॉकर चार्ल्स लैम अपने लिए कह रही हैं
तो क्योंकि मेरे ब्रदर को इतना पता था कि हाँ मुझे घूमना पसंद है, और इसीलिए उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ ऐसी लेन या ऐसी जगह देखी है जहाँ तुम ईजिली घूम सकते हो, टहल सकते हो और तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी प्लीजेंट ग्रीन लेन्स हैं। इन माई ओन इमीडिएट विसिनिटी। अब देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा ह्यूमर है, और किस जगह के बारे में बात कर रही हैं, वो कौन सी जगह उन्होंने बताई अपने यंगर ब्रदर को, इतना जिस तरीके से इतना ज़्यादा एग्जैजरेट उन्होंने किया, कौन सी जगह बताई है। इमीडिएट, इमीडिएट दैट इज़ वेरी क्लोज, विसिनिटी जिसे कहते हैं नेबरहुड, उनके क्लोज, उनके पास ही। जिस जगह के बारे में उनके एल्डर ब्रदर ने चार्ल्स लैम्ब को बताया वो तो उनके पड़ोस में ही थी, उनके नेबर में थी, मीन्स उनके काफ़ी क्लोज थी, राइट। और वो मेरे घर के पास ही थी जिस जगह के बारे में वो बात कर रहे थे। हु हैव हॉन्टेड द आइडेंटिकल स्पॉट एनी टाइम दीज 20 ईयर्स। और वहाँ मैं 20 ईयर्स से जा रहा था। देखिए कितना लंबा टाइम उन्होंने बताया है। वो 20 ईयर्स से क्या कर रहे थे, बिकॉज ही हैड बीन अ ग्रेट वॉकर। मैं 20 ईयर्स से वहाँ पर जा रहा था, कहाँ पर, जो उन्होंने प्लीजेंट ग्रीन लेन्स के बारे में उनको इन्फॉर्म किया। लास्ट 20 ईयर्स से मैं वहाँ पर घूम रहा था, वहाँ पर जा रहा था। मेरे लिए वो क्या था, एक तरीके से पूरी तरह से आइडेंटिकल स्पॉट था, क्योंकि वो तो मेरे पास ही था, मेरे मेरे नेबर में था वो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमर देखिए कि 20 ईयर्स से उनके यंगर ब्रदर वहाँ पर जा रहे थे और जेई को ये तक नहीं पता था। मीन्स देखिए उनको उनकी हैबिट नहीं पता था, उनको ये तक नहीं पता था कि जिस जगह के बारे में वो मुझे बता रही है वहाँ तो मैं लास्ट 20 ईयर्स से जा रहा हूँ। तो वो कितनी ज़्यादा अपनी अपनी खुद की दुनिया में इतना ज़्यादा खोए हुए हैं, इतना ज़्यादा बिजी हैं, एंगेज्ड हैं, या कह सकते हैं कि जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं वो इतना इंडिफरेंट हैं उनसे कि उन्हें ये भी नहीं पता कि किसकी क्या हैबिट है, कौन क्या कर रहा है, किसके माइंड में क्या चल रहा है। उन्होंने बताया, और ऐसा नहीं कि वो लव करते हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए वो क्या है, इनडिफरेंट हैं। ही हैज़ नॉट मच रेस्पेक्ट फॉर दैट क्लास ऑफ फीलिंग्स विच गोज बाय द नेम ऑफ सेंटीमेंटल। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके मन में कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, किसके लिए, फीलिंग्स के लिए। वो इन सब में बिलीव नहीं करते, ये सेंटिमेंट्स, ये फीलिंग्स, इन सबको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड नहीं करते। ही हैज़ नॉट मच रेस्पेक्ट फॉर दैट क्लास ऑफ फीलिंग्स विच गोज बाय द नेम ऑफ सेंटिमेंटल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटिमेंट्स कहते हैं। ही अप्लाइज द डेफिनिशन ऑफ रियल इविल। उनके लिए बुराई, उनके लिए ये सब कुछ नहीं होता, और जो वो बिलीव ही नहीं करते कि इविल कुछ होता है, पेन कुछ होता है, फीलिंग सेंटिमेंट जैसी कोई चीज़ होती है। वो तो बस मानते हैं कि अगर कोई रियल पेन है, अगर कोई रियल फीलिंग है, रियल इविल है, तो वो किसके लिए है, दैट इज़ टू बॉडीली सफरिंग। इससे अलग और कोई भी दुनिया में बुराई है ही नहीं, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, कहीं कोई पेन ही नहीं है। अगर मीन्स देखिए ना, एक दो तरह का पेन होता है, एक तो होता है जो बॉडी सफ़र करती है, ओके, वो आउटर होता है, वो सबको दिखाई देता है, विजिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा जो पेन होता है वो इनर होता है, दैट इज़ जो सोल का होता है, जिसे कहते हैं मेंटली दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती, मेंटली अपसेट अगर कोई है वो दिखाई नहीं देता, और जो अंदर एक सोल में चोट लगी होती है, जो अंदर दर्द होता है वो भी नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब इंडिकेट कर रही हैं कि जो बॉडी सफरिंग्स होती हैं, जो बाहर की चोट होती हैं, वो तो दिखाई दे जाती हैं, उनका इलाज भी हो जाता है, उनका पेन भी लोग फील कर पाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो सफरिंग्स अंदर होती हैं, राइट, जैसे चार्ल्स लैम्ब बाहर से बिल्कुल उनकी बॉडी सही है, उन्हें कोई पेन नहीं है, तो लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन अंदर से जो वो सफ़र कर रहे थे, अंदर से जितना वो पेन फील कर रहे थे, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इनटू द वर्ड्स। तो यहाँ पर उसी की वो बात बता रही हैं कि मेरे एल्डर ब्रदर के लिए सिर्फ इविल का मतलब क्या था, रियल इविल क्या होती है, कि जो बॉडीली सफरिंग्स होती हैं, एक्सक्लूसिवली ट्रूली सिर्फ बॉडी पेन को ही, बॉडी सफरिंग को ही वो इविल मानते हैं, रियल इविल मानते हैं, और उनके लिए यही रियल इविल की डेफिनेशन है। इससे अलग वो कोई पेन में बिलीव करते ही नहीं।
जब किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो वो भी तो सफरिंग होती है, वो भी तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन उनके लिए सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स या किसी किसी की क्या हैबिट है, वो इस सब को जानना ही नहीं चाहते और उसके लिए वो क्या है, पूरी तरह से पैसिव है या इनडिफरेंट हैं एंड रिजेक्ट ऑल अदर एज इमेजिनरी। और इससे अलग जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, बुराई है, उसे वो सिर्फ क्या मानते हैं, इमेजिनरी मानते हैं। अरे नहीं, ये तो सब क्या है, फिक्शिशियस है, अनरियल है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये दुख दर्द ये कुछ होता ही नहीं। He is affected by the sight or the bare supposition of a creature in pain। इतने ज़्यादा सेंटी भी हैं वो यहाँ पर, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनसे किसी का पेन टॉलरेट नहीं होता। और अगर सिर्फ वो एक कल्पना भी करें, ओके, बेयर सपोजिशन, ओनली सपोजिशन कहते हैं, अगर सिर्फ इमेजिन भी करें, इतना अफेक्ट हो जाते हैं अगर वो किसी क्रिएचर को किस में देखते हैं, पेन में देखते हैं, उसको देखते हैं, या सिर्फ एक इमेजिन करने से ही, टू अ डिग्री विच आई हैव नेवर विटनेस्ड आउट ऑफ वुमन काइंड। इतना ज़्यादा मैंने अफेक्टेड अगर अभी तक किसी को देखा है किसी के पेन के लिए, तो वो सिर्फ मैंने एक वुमन को देखा है। ओके, अगर वुमन की बात ना करें तो उससे अलग मैंने आज तक कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं देखा अफेक्टेड, जितना ज़्यादा कौन होते हैं, जेई हो जाते हैं अगर वो किसी को किस में देखते हैं, पेन में देखते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो उनकी खुद अपनी बॉडी सफरिंग्स में रहे हैं। वो अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूटनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका एक नेचुरल उनकी टेंडेंसी है, नेचुरल उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपना खुद का उनका एक्सपीरियंस रहा है, किसका रहा है कि उनकी अपनी खुद की बॉडी ने काफ़ी सफ़र किया है, उनकी अपनी बॉडी पेन में रही है, तो इसीलिए उनको लगता है कि अगर वर्ल्ड में कोई पेन है तो वो सिर्फ किससे रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। और यही रीज़न होता है कि जब भी वो किसी को देखते हैं, तो देखिए क्रिएचर का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बींग से नहीं है, क्योंकि जो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं ह्यूमन बींग्स के नहीं दिए, किसके दिए हैं, एनिमल्स के दिए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लैम यहाँ पर ये कहना चाह रही हों कि ह्यूमन पेन के लिए वो इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं है जितना कि एनिमल्स के लिए हैं। मीन्स इंसान के दुख दर्द को वो नहीं समझते, उसको महसूस नहीं करते, लेकिन जो दर्द या दुख किसी का बॉडी का दिखाई दे रहा है, स्पेशली किसका, एनिमल्स का, एनिमल्स के लिए उनके मन में इतना ज़्यादा एक सॉफ्टनेस है या सॉफ्ट कॉर्नर है उनके हार्ट में सिर्फ एनिमल्स के पेन के लिए, और जबकि उससे उनके मन में किसके लिए होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी होना चाहिए। आई हैव नेवर विटनेस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूटनेस, और ये शायद उनका नेचुरल अपना खुद का क्या रहा है, एक्सपीरियंस रहा है बॉडी सफरिंग्स को लेकर। टू दिस क्लास ऑफ सफरिंग्स में इन पार्ट अकाउंट फॉर दिस, और यही रीज़न है कि शायद उस क्लास की इतनी ज़्यादा सफरिंग्स किसकी, जो क्रिएचर्स वो देखते हैं, इसीलिए वो इतना ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गई हैं, इतना ज़्यादा कंपैशनेट हो गए हैं क्रिएचर्स की सफरिंग को देखकर, क्योंकि उन्हें अपना पेन याद आता है और उनके अपने पेन ने, क्योंकि कह सकते हैं कि वो सेल्फिश हैं, सिर्फ यही सोचते हैं, उनके अपने ही पेन ने उनको इतना ज़्यादा क्या बना दिया, सिंपैथेटिक बना दिया या कंपैशनेट बना दिया, किसके लिए, टू द सफरिंग क्रिएचर्स, वो क्रिएचर्स जो सफ़र करते हैं। द एनिमल ट्राइब इन पार्टिकुलर, ओके, और स्पेशली किसके लिए, जो एनिमल की ट्राइब होती है, ही टेक अंडर हिज स्पेशल प्रोटेक्शन, और यही रीज़न है कि जो एनिमल की ट्राइब होती है वो स्पेशली उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ब्रोकन विंडेड और स्परगेल्ड हॉर्स, अब यहाँ पर देखिए स्परगेल्ड जो हॉर्स है उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो बैडली इंजर्ड है, और ब्रोकन विंडेड, विंडेड मीन्स यहाँ पर ब्रेथ, हवा होती है, और यहाँ ब्रेथ का मतलब कि जिसकी सांसें टूटी हुई है, और सांसें टूटने का मतलब क्या हुआ कि जो क्या कर रहा है, काफ़ी मुश्किल से सांसें ले रहा है, मीन्स ब्रेथलेस है या पेंटिंग कर रहा है और बैडली इंजर्ड है। ओके, ऐसा एक हॉर्स जो बैडली इंजर्ड है, इट्स श्योर टू फाइंड एन एडवोकेट इन हिम, और वो उनसे जैसे उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, ज़्यादा कह सकते हैं कि अफेक्शन मिलता है, सिंपैथी मिलती है, किसको, एनिमल्स को।
तो जो इस तरह, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, उनका बॉडी में पेन है और वो इस तरीके से सफ़र कर रही हैं, यही रीज़न होता है कि जेई उनको ज़्यादा एडवोकेट करते हैं, उनका ज़्यादा फेवर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका पेन ही रियल पेन है। तो यहाँ पर इस तरह की वो बातें कर रही हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है आपका, दैट इज़ स्परगेल्ड। तो ये स्परगेल्ड यहाँ पर एक इस तरह का हॉर्स जो क्यों इंजर्ड हो गया, वो शायद किसी ने उसको, उसकी बॉडी को अफेक्ट किया हो, किसी ने उसको रोड से पीटा हो, मे बी एनी रीज़न, जैसे आयरन रोड से उसको, हॉर्स को किसी ने मारा हो। एन ओवरलोडेड एस इज हिज क्लाइंट फॉर एवर। और सबसे ज़्यादा जो एक ओवरलोडेड एस होता है, उसके लिए तो उनके मन में इतनी सिंपैथी है, इतना कंपैशन है, और वो तो हमेशा से ही कह सकते हैं कि क्लाइंट से मतलब यहाँ पर उनका फ्रेंड है, हमेशा के लिए वो उनका फ्रेंड बन जाता है, उनका साथी बन जाता है, अगर वो कोई ऐसा एस देखते हैं जो ओवरलोडेड है। तो ये देखिए, जितने भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं ना, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के नहीं दिए हैं, किसके दिए हैं, एनिमल ट्राइब के। तो उनका वो ज़्यादा कंपैशनेट हैं या सिंपैथेटिक हैं, किसके लिए, एनिमल ट्राइब के लिए, उनका दुख दर्द वो समझते हैं। ही इज़ द अपोस्टल टू द ब्रूट काइंड, द नेवर फेलिंग फ्रेंड ऑफ दोज हु हैव नन टू केयर फॉर देम। और हमेशा वो क्या कोशिश करते कि उनसे ज़्यादा सपोर्ट एनिमल्स को कोई कर नहीं सकता। गुड, उनसे ज़्यादा सिंपैथी कोई शो ही नहीं कर सकता। ही इज़ द अपोस्टल टू द ब्रूट काइंड और नेवर फेलिंग फ्रेंड ऑफ दोज हु हैव नन टू केयर फॉर देम। और ऐसे लगता है कि जिन एनिमल्स की कोई भी केयर नहीं करता, जो उनसे ब्रूटली बिहेव करता है, उसके लिए वो क्या है, उसके सपोर्टर हैं, अपोस्टल हैं, उसके प्रोटेक्टर हैं, उसके फ्रेंड हैं, और हमेशा के लिए किसके लिए, जिनकी कोई केयर नहीं करता, नन टू केयर फॉर देम। तो यहाँ पर जेई सपोर्ट भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, सिंपैथी भी शो करते हैं, समझते भी हैं उनका पेन, लेकिन किसका, एनिमल्स का। द कंटेम्पलेशन ऑफ अ लोबिस्टर बॉइल्ड। और देखिए यहाँ किस किस के लिए उनके मन में इतनी ज़्यादा कंपैशनेट फीलिंग है। लोबिस्टर एक जस्ट लाइक अ शेल फिश जिसे बोलते हैं, और जिसके 8 लेग्स होते हैं, ये उस तरीके का यहाँ पर शेल फिश है जिसे बॉईल कर दिया गया है। वो एज स्किन्ड अलाइव, जिसकी स्किन पील ऑफ कर दी गई है। तो ये सब ना यहाँ पर नाम है, एक इट इज़ जस्ट एक नेम है एक फिश का यहाँ पर, ईल्स। और जिसकी स्किन को पील ऑफ कर दिया गया हो, विल रिंग हिम सो दैट ऑल फॉर पिटी ही कुड डाई। और इतना ज़्यादा वो पेन फील करते हैं, क्योंकि ये बॉडीली पेन है एक्चुअली, ये इनर पेन नहीं है। जैसे कि किसी भी एनिमल को, किसी बर्ड को, या किसी भी यहाँ पर जो भी क्रिएचर्स होते हैं उनको बॉईल कर दिया गया, उनकी स्किन अलाइव, ओके, और जिंदा हैं वो, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्किन को क्या कर दिया गया, पील कर दिया गया। तो इतना ज़्यादा वो पेन फील करते हैं कि ऐसे लगता है कि वो मर ही जाएंगे, ओके, वो मर सकते हैं, किसमें, ऑल फॉर पिटी। इतना ज़्यादा उनके मन में उनके लिए दया रहती है। It will take the savor from his palate। अब जिनका कोई नहीं होता, उनके कौन होते हैं, जेई होते हैं, जेम्स इलिया होते हैं, या उनके एल्डर ब्रदर होते हैं, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते हैं। और उनका जरा सा भी पेन उनसे देखा नहीं जाता, ऐसे लगता है कि अगर वो उनको पेन में देखेंगे तो वो मर ही जाएंगे। और जब वो किसको देखते हैं, लोबिस्टर बॉइल्ड को, या इल्स स्किन्ड अलाइव, तो ये क्या होता है, इट विल टेक, इट से मतलब ये जो वो सीन देखते हैं या इमेजिन करते हैं इस तरीके का कि वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एनिमल्स, तो ये क्या करता है कि उनके पैलेट से उनके टेस्ट को ही छीन लेता है। मीन्स वो काफ़ी दिनों तक कुछ खा नहीं पाते, और वो इतना ज़्यादा टेस्टलेस फील करते हैं, क्योंकि उनको उनकी याद आती रहती है। वो इमेजिन करते रहते हैं कि उन्होंने कितना टॉलरेट किया होगा, कितना उन्होंने सफ़र किया होगा एनिमल्स ने या इंसेक्ट्स ने। एंड द रेस्ट फ्रॉम हिज पिलो फॉर डेज एंड नाइट। और क्या होता है, रेस्ट फ्रॉम हिज पिलो, कि उनकी रातों की नींद चली जाती है। पता नहीं कब तक वो कितना परेशान रहते हैं डे एंड नाइट, कि ना तो वो ठीक से खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं।
with the intense feeling of Thomas Clarkson। अब यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब किससे कंपैरिजन करते हैं? जेई की फीलिंग्स की, उनकी कंपैशन की या उनके पर्पस की, कि कितना ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करते थे किसको? एनिमल्स को। और वो कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर थॉमस क्लैर्कसन से उनकी इंटेंस फीलिंग के साथ। जितना ज़्यादा थॉमस क्लैर्कसन ने फील किया या वो कंपैशनेट रहे, सिंपैथेटिक रहे, किसके लिए? एक्चुअली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये थॉमस क्लैर्कसन कौन थे, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरीके से जेई की सिंपैथी की कंपैरिजन, उनके एम की कंपैरिजन की जा रही है थॉमस क्लैर्कसन से। कि जैसे थॉमस क्लैर्कसन प्रोटेक्टर थे, सेवियर थे और उन्होंने अपलिफ्ट के लिए काम किया, ऐसे ही जेई भी अपलिफ्ट के लिए काम करना चाहते हैं एनिमल्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए थॉमस क्लैर्कसन वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मीन्स उन्होंने निग्रोस के लिए, उनके कोज के लिए, उनके अपलिफ्ट के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। और अपना पूरी तरह से उनका एक यही लाइफ का पर्पस था दैट ही हैज़ टू, एक अबोलिशन जिसे कहते हैं, कि जो निग्रोस थे, स्लेव ट्रेड था, एक स्लेव ट्रेड था उस टाइम, गुलामी वाली जो उनकी लाइफ थी निग्रोस की, उनके लिए थॉमस क्लैर्कसन ने काफ़ी हार्ड वर्क किया कि किसी तरीके से उनकी लाइफ को क्या करना है, बेटर बनाना है और इसको अपरूट करना है जो एक इविल थी उस टाइम। तो उनके लिए, निग्रोस के लिए उनके मन में काफ़ी फीलिंग्स थी, सिंपैथी थी उनके लिए, वो एक तरीके से कहे जाए तो उनके प्रोटेक्टर थे। अब यहाँ पर जेई कंपैरिजन की जा रही है उनकी थॉमस क्लैर्कसन से। विद द इंटेंस फीलिंग ऑफ थॉमस क्लैर्कसन, बिल्कुल थॉमस क्लैर्कसन वाली फीलिंग के साथ, ही वॉन्टेड ओनली द स्टेडीनेस ऑफ परस्यूट। तो वो भी क्या चाहते थे? कि सिर्फ उसको फॉलो करना चाहते थे, जो भी उनका एक एम था, किसके लिए? एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। उसमें वो काफ़ी डिटरमाइंड थे। किसकी तरह डिटरमाइंड थे? किसकी तरह उन्होंने अपना एम बनाया? थॉमस क्लैर्कसन की तरह। एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, और वो चाहते थे कि ये पर्पस सिर्फ उन्हीं का ना रहे, वही इसे फॉलो ना करे, बल्कि क्या हो, एक सभी का पर्पस हो जाए। सभी जैसे कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे, उनको पेन ना दे, उनके लिए सिंपैथेटिक रहे, कंपैशनेट रहे, जैसे कि थॉमस क्लैर्कसन चाहते थे निग्रोस के लिए। ऑफ दैट ट्रू योक फेलो विद टाइम। अब ये जो लाइन आई है यहाँ पर, ट्रू योक फेलो, तो ये जो ट्रू योक थे ये कौन थे? थॉमस क्लैर्कसन। और फेलो थे ये किसके? दैट इज विद टाइम। टू हैव अफेक्टेड एज मच, ये यहाँ पर थॉमस क्लैर्कसन के बारे में कहा गया है और इसे स्पेंसर ने फेरी क्वीन में भी मेंशन किया है इस लाइन को। टू हैव अफेक्टेड एज मच फॉर द एनिमल, जितना ज़्यादा थॉमस क्लैर्कसन ने फील किया निग्रोज के लिए, स्लेव्स के लिए, उतना ही फील करते थे जेई किसके लिए? एनिमल के लिए। एज ही हैड डन फॉर द निग्रो क्रिएशन, जैसा कि थॉमस क्लैर्कसन ने निग्रो के लिए किया। गुड। बट माई अनकंट्रोलेबल cousin is but imperfectly formed for purposes। लेकिन अब यहाँ पर थॉमस क्लैर्कसन और जेई में तो डिफरेंस है ना। अब वो चाहते थे कि वो एनिमल्स के लिए कुछ करें, लेकिन इसके लिए वो क्या थे? अनकंट्रोलेबल थे। अब देखिए एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा ना, और वो चाहते थे कि एक दिन में ही क्या हो जाए, सारे एनिमल्स का पेन ख़त्म हो जाए। ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक सोसाइटी बनानी पड़ती है, एक ट्रस्ट बनानी पड़ती है और उसमें सबको मिलकर उनके लिए काम करना होता है और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें टाइम लगता है। एक दिन में, वन डे में सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ह्यूमर है उनके लिए। बट माई अनकंट्रोलेबल, लेकिन उनकी स्पिरिट तो क्या थी? बाई नेचर वो क्या थे? अनकंट्रोलेबल थे। उनके कजिन इज बट इम्परफेक्टली फॉर्म्ड, लेकिन इस काम के लिए, फॉर पर्पजेस विच डिमांड कोऑपरेशन, लेकिन इस काम के लिए वो क्या थे? परफेक्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको कंट्रोल करना ही इतना मुश्किल था। और ये जो उनका पर्पस था, ये क्या डिमांड करता है? कोऑपरेशन। इसमें एक कुछ नहीं कर सकता, वन हैंड से काम नहीं चलता। इसमें सभी का कोऑपरेशन चाहिए, सभी मिलजुल कर अगर काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आया था यूनिटी ऑफ पर्पस, तो सभी के कोऑपरेशन से ही ये पॉसिबल हो सकता है कि हम एनिमल्स को
क्या कर सकें उनके लिए, मीन्स कुछ अच्छा कर सकें और उन्हें इतना पेन ना हो। ही कैन नॉट वेट, लेकिन वो तो वेट ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि नहीं कर सकते थे, जैसे कि पीछे बताया चार्ल्स लैम्ब ने कि उनके अंदर क्या नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। और ये क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, इसको कंटिन्यूसली हमें करना होता है। हिज एमिलियोरेशन प्लान्स मस्ट बी राइपन्ड इन अ डे। और उनकी जो प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग थी उनकी, एमिलियोरेशन की जो उनकी प्लानिंग थी, एमिलियोरेशन जो हम किसी को यहाँ पर अपरूट करना चाहते हैं, किसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं, कुछ ऐसे वेज होते हैं कि किसी के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो जो ये उनके सुधारने वाले जो उनकी प्लानिंग थी कि कुछ सोसाइटी में उनको चेंजेस लाने हैं, कुछ एनिमल्स की जो प्लाइट या उनकी कंडीशन है उनको एमिलियोरेट करना है, ये सब अब एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, ये डेवलप नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा इन अ डे, दैट वाज नॉट पॉसिबल। राइपन से मतलब है यहाँ पर कि इसको आप एक दिन में शेप नहीं दे सकते, जो भी आपका पर्पस होता है दैट टेक्स टाइम एंड दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड विद इन अ डे। फॉर दिस रीजन ही हैज कट बट एन इक्विवोकल फिगर इन बेनेवोलेंट सोसाइटीज। और इसी रीजन के लिए वो क्या कर चुके थे, ही हैज कट बट एन इक्विवोकल फिगर। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा वो इम्पेशेंट थे जेई कि इसके लिए उनकी जो बेनेवोलेंट सोसाइटीज़ थी, मर्सीफुल सोसाइटी, उसमें से उनको कह सकते हैं कि निकाल दिया गया था। मीन्स उनके लिए उनको उस बेनेवोलेंट सोसाइटी तक से निकाल दिया गया था। निकालने से मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया था या उनको एक तरीके से बाहर डिसमिस कर दिया गया था। मीन्स वो उनका फेवर ही गेन नहीं कर पाए, किसका, जो बेनेवोलेंट सोसाइटीज़ थी। ऐसा नहीं था कि काफ़ी लोग उनसे जुड़े, लेकिन उनको तो क्या चाहिए था, एक ही दिन में उनको सारा काम चाहिए था। ही कुडंट वेट फॉर एन अनदर डे, वो तो नेक्स्ट डे का भी वेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं था। सो फॉर दिस रीज़न ही हैज़ कट, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, आउट कर दिया गया, या उनको वो फेवर ही नहीं दिया गया जो वो चाह रहे थे। बट एन इक्विवोकल फिगर, और इक्विवोकल फिगर कौन थे यहाँ पर, इक्विवोकल फिगर जेई थे। इक्विवोकल फिगर का मतलब हुआ कि वो उनमें सूट नहीं कर रहे थे, उनमें प्रॉपरली वो फिट नहीं हो रहे थे उनके फ्रेम में। जो भी उनके कलीग्स थे, जो भी उनके फेलोज थे, उस जो सोसाइटी को उन्होंने ज्वाइन किया था, तो जितने भी उनके फेलोज थे सब उनसे नाराज हो गए। किसके कारण, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं था, उनको एक ही दिन में सारा काम चाहिए था। तो जिसके कारण क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा उनमें अनफेवरेबल उनका इम्प्रेशन पड़ा कि उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया। एक अच्छा इम्प्रेशन उन्होंने नहीं बनाया था। एंड कॉम्बिनेशन फॉर द एलिविएशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। एलिविएशन दैट इज कम करना, लेस करना, या मिटिगेशन जिसको बोलते हैं। एंड कॉम्बिनेशंस फॉर द एलिविएशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। His zeal constantly makes him to outrun and put out his coadjutors। कोडजूटर्स जो उनके फेलो थे, जो उनको हेल्प कर, एलिविएशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग मीन्स यहाँ पर कि ये जो सोसाइटीज़ होती है, कॉम्बिनेशंस होगी, कॉम्बिनेशंस किसे कहते हैं, जो ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं या सोसाइटीज़ होती हैं जो किसके लिए वर्क करती हैं, ह्यूमन सफरिंग को रिड्यूस करने का काम करती हैं, उनको एलिविएट करने का काम करती हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो इन सोसाइटीज़ ने क्या किया, जो ये बेनिवोलेंट सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने जे को उनके इक्विवोकल फिगर के लिए उन्हें बाहर कर दिया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके और बेनिवोलेंट सोसाइटीज़ के जो व्यूज़ थे, उनके थॉट्स थे, उनमें काफ़ी डिफरेंस था। And combinations for the alleviation of human suffering, his zeal, whose zeal, James Elia, zeal constantly makes him to outrun and put out his coadjutors जो भी बेनिवोलेंट सोसाइटीज़ के फेलोज थे और उनके साथ काम कर रहे थे, जो भी उनके को वर्कर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि जेई क्या चाहते थे, उनका इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म उनके अंदर था, इतना जीलफुल था कि वो कॉन्स्टेंटली क्या चाहते थे, उनके लिए काम करना चाहते थे,
जो भी एनिमल सफ़र कर रहे थे या जो भी वो सोसाइटी में सफरिंग्स देखते थे। और ये बात किसको पसंद नहीं आई? उनके कोवर्कर्स को। ओके, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं और ये सोसाइटीज़ हैं जिनमें वो सब मिलकर काम करते थे, और इसलिए उन्होंने उनको क्या कर दिया? बाहर कर दिया, क्योंकि उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। उनके जो थॉट्स थे वो काफ़ी अलग थे। ही थिंक्स ऑफ रिलीविंग, अब यहाँ पर एक सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट हो रहा है चार्ल्स लैम, क्योंकि वो जाने जाते हैं अपने ह्यूमर के लिए। ही थिंक्स ऑफ रिलीविंग वाइल दे थिंक ऑफ डिबेटिंग। और रीज़न क्या था? उनके थॉट्स किस तरह से डिफरेंस थे? ही मीन्स यहाँ पर वही है आपके जेम्स। जेम्स क्या चाहते थे? ही थिंक्स ऑफ रिलीविंग, उनका जो पर्पस था वो क्या था कि उनको किसी भी तरीके से रिलीफ मिले, उनकी वो जो सफ़र कर रहे हैं वो कम हो, उनकी सफरिंग्स वो क्या चाहते थे? एलिविएट हो, रिड्यूस करना चाहते थे, उनके रिलीफ के बारे में सोचते थे। वो डज इट मीन कि काम हो, मीन्स एक्शन लिया जाए। हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, जिस काम के लिए हमने ये सोसाइटीज़ बनाई हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन या ये इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं, किसके लिए बनाई गई हैं? ह्यूमन सफरिंग्स को रिड्यूस करने के लिए। तो वो काम हम करें। लेकिन जो ये सोसाइटीज़ थी, इनका सबसे ज़्यादा फोकस किस पर रहता था? वाइल दे थिंक ऑफ डिबेटिंग, जबकि वो क्या करती थी? काम कम करती थी और डिस्कस ज़्यादा करती थी, डिबेट ज़्यादा करती थी। तो यही दोनों में डिफरेंस था कि वो रिलीफ की बात करते थे और वो डिबेट की बात करती थी। मीन्स काम कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके बारे में क्या करना है? डिबेट्स करनी है। तो यही रीज़न हुआ कि उन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण वो वहाँ भी सरवाइव नहीं कर पाए। ओके, उनको वहाँ से हटा दिया गया। ही वॉज ब्लैक बॉल्ड आउट ऑफ अ सोसाइटी। अब यहाँ पर जेई के बारे में उन्होंने लिखा है, वो एक तरीके से क्या थे? ब्लैक बोल्ड थे। अब यहाँ पर ब्लैक बोल्ड आउट ऑफ अ सोसाइटी, वो डज इट मीन कि अनफिट थे, वो उस सोसाइटी में अनफिट थे। और अनफिट का मतलब क्या है कि कह सकते हैं वो सब वाइट बोल्ड थे और उनको वो क्या लग रही थी कि वो ब्लैक बोल्ड हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बोल्ड का देखिए कि जैसे ना वोट डाला करते हैं, किसी का भी सिलेक्शन होना है तो वोट डालने के लिए अब यहाँ पर क्या था कि वाइट बॉल रखी होती थी और ब्लैक बॉल रखी होती थी। तो आप अगर उनके फेवर में आपको जाना है तो आप वाइट बॉल यूज़ करेंगे, आपको उनके अगेंस्ट जाना है तो आप ब्लैक बॉल का यूज़ करेंगे। तो जो वाइट बॉल का यूज़ करते थे उनकी काउंटिंग होती थी, उसका मतलब क्या होता था कि वो फेवरेबल हैं, और जो उनके एंटी होते थे वो ब्लैक बॉल। तो यहाँ पर ऐसे लगा कि जेई उनके लिए क्या थे? एक तरह से ब्लैक बोल्ड थे, पूरी तरह से उनके एंटी थे, और इसीलिए उनको क्या कर दिया गया? उस सोसाइटी से आउट कर दिया गया फॉर द रिलीफ ऑफ। अब यहाँ पर देखिए आगे उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि फॉर द रिलीफ ऑफ, अब ह्यूमन सफरिंग के लिए वो वर्क करते थे, लेकिन उन्हें किसके लिए उनको किसका रिलीफ चाहिए था? एनिमल सफरिंग। बिकॉज द fervor of his humanity toiled beyond the formal apprehension जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, and creeping processes of his associate। creeping process, उनको काम प्रॉब्लम क्या थी जेई के साथ कि वो ह्यूमैनिटी के लिए जो भी काम करना चाहते थे वो उसमें मेहनत तो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो काम इमीडिएटली उनको चाहिए था, उनको एक्शन लेना था, उनको कंक्लूजन पर आना था, एक दिन में ही उनको सारा काम चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं था। और ये कैसा प्रोसेस होता है? क्रीपिंग प्रोसेस होता है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, धीरे धीरे चलने वाला काम होता है। आई शैल ऑलवेज कंसिडर द डिस्टिंक्शन एज अ पेटेंट ऑफ नोबिलिटी इन द इलिया फैमिली। और यहाँ पर चार्ल्स लैम क्या बता रहे हैं कि ये तो सबसे बड़ा एक पेटेंट है किसकी? नोबिलिटी का। जो इलिया फैमिली है ये इतनी जेनरस है, इतनी नोबल है कि ऐसे लगता है कि इन्होंने पेटेंट ले लिया है या अपने नाम करवा लिया है, जो एक सिंबल है इनकी नोबिलिटी का। ही थिंक्स दिस। ओके, और यही इनमें एक फ़र्क है। सो फर्दर चार्ल्स लैम, अब देखिए यहाँ पर वो पूरा कैरेक्टर दे चुके हैं, काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं अपने एल्डर ब्रदर जेम्स या कजिन, उन्होंने यहाँ पर उनको प्रेजेंट किया है, लेकिन रियली में उनके एल्डर ब्रदर ही थे, रियल ब्रदर थे उनके। डू आई मैंशन दीज सीमिंग इनकंसिस्टेंसीज टू स्माइल एट।
मैंने जो भी ये मेंशन किया है किसके बारे में, अपने ब्रदर के बारे में, जो क्या लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या है, मैंने इनकंसिस्टेंसीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो जो भी मैंने उनका स्ट्रेंज बिहेवियर यहाँ पर दिखाया है, उनकी शॉर्ट कमिंग्स दिखाई हैं, या जिस तरह के उनकी पर्सनैलिटी को मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, तो वो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। टू स्माइल एट, ओके, चाहे वो हंसने के लिए, वो अपग्रेड, चाहे आप उनको स्कोल्ड करें, उनको रिजेक्ट करें, या आप उनको लाइक करें या डिसलाइक करें, उन पर हंसे। माई यूनिक कजिन, आप कुछ भी कहें, चाहे वो उनके अंदर कितनी भी इनकंसिस्टेंसीज हो, कितनी भी कमियां हो, किसके अंदर, मेरे ब्रदर के अंदर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ही इज़ माई यूनिक कजिन। ओके, वो मेरे लिए क्या है, पूरी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, कम्प्लीटली यूनिक है मेरे लिए। और यहाँ पर कजिन उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, जबकि वो उनके एल्डर ब्रदर हैं। तो मैं फिर भी यही कहूँगा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर कि वो क्या है, मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हैं। इट डजेंट मैटर हाउ मच इनकंसिस्टेंसीज आर देयर इन हिज पर्सनैलिटी, तो वो मेरे लिए स्पेशल हैं और स्पेशल ही रहेंगे, चाहे उनका कितना भी उनकी पर्सनैलिटी में कॉन्ट्रेडिक्शंस हो या अपोजिशन हो। Marry heaven and all good manners and the understanding that should be between kinsfolk forbid। और जो किन्सफोक के अंदर जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं और आपस में जितने भी ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो उनके बीच एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किसके बीच उनको लगता है उनके कजिन जेम्स के और उनके बीच में। forbid with all the strangenesses of this strangest of the इलियास। तो जो इलियास हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज पर्सनैलिटी लगती है चार्ल्स लैम्ब को, वो किसकी है, उनके कजिन की, जो ये यूनिक कजिन है। और अपनी पूरी विद ऑल दी स्ट्रेंजनेस, ओके, और यही स्ट्रेंजनेस उनको क्या बनाती है, स्ट्रेंजेस्ट बनाती है इलियास में, क्योंकि कोई भी इतना स्ट्रेंज नहीं है जितने वो हैं। लेकिन वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, फिर भी मैं उनको हमेशा क्या करूँगा, आई वुडेंट हैव हिम इन वन जोट और टाइटल अदर देन ही इज़। और मैं उनको क्या करूँगा, जरा सा भी मैं नहीं चाहूँगा कि उनके अंदर चेंज हो, या मैं टाइटल से मतलब यहाँ पर क्या है कि वो जैसे हैं जो भी है, मैं उनके अंदर जरा सा भी चेंज पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वो जैसे हैं मुझे ऐसे ही पसंद हैं। नाइदर वुड आई बार्टर ओ एक्सचेंज माई वाइल्ड किन्समैन, ओके, और ये वाइल्ड किन्समैन कौन है, जो उनके जीलफुल एल्डर ब्रदर या यूनिक कज़न हैं। फॉर द मोस्ट एग्जैक्ट, अगर गॉड भी मुझसे आकर कहे, या अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम उसके बदले में क्या करो, तुम एक्सचेंज कर लो अपने इस यूनिक कज़न को, इस स्ट्रेंजेस्ट को आप हमें दे दो, और उसके बदले में आप क्या ले लो, कोई सेकंड वन को या कोई और ले लो, तो भी मैं क्या करूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि वो जैसे हैं मुझे पसंद हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरा जो पर्पस था यहाँ पर अपने एल्डर ब्रदर को इस तरीके से प्रेजेंट करने का, इस तरह की उनकी क्वालिटीज़ बताने का, तो वो ये नहीं था कि आप उन पर हंसे, उनका मजाक लें, या मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा, मेरे लिए वो डियर वन है। माई वाइल्ड किन्समैन फॉर द मोस्ट एग्जैक्ट रेगुलर एंड एवरी वे कंजिस्टेंट किन्समैन ब्रेदी। तो उसके बदले में आप मुझे चाहे कितना कोई कुछ भी दे ले, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, ही इज़ ईच एंड एवरीथिंग फॉर। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है वन जोटो टाइटल, ओके, और उन्होंने उनको कौन सा टाइटल दिया है, अदर देन ही इज़ स्ट्रेंजेस्ट ऑफ द इलियास। तो ये एमसीक्यू में आता है कि चार्ल्स लैम्ब ने किसको कहा है इलियास में जो मोस्ट क्या है, स्ट्रेंज पर्सन है, स्ट्रेंजेस्ट उन्होंने किसे कहा है, तो उन्होंने अपने इस यूनिक कजिन को ये नाम दिया है। और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरह का उनमें कोई चेंजेस नहीं लाना पसंद करेंगे, उनको कितना भी बेस्ट उनकी जगह कजिन दिया जाए, जो एग्जैक्ट हो, रेगुलर हो, और हर तरीके से कंसिस्टेंट हो, और ब्रीदिंग से मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लाइफ हो, ओके, मीन्स लाइफ फुल हो, तो भी वो उसे अपने यूनिक कजिन को, अपने एल्डर ब्रदर को किसी भी कीमत पर ना तो उनको वो टाइटल दूसरा देना पसंद करेंगे, ना ही उनमें वो किसी तरह के चेंजेस लाएंगे, और ना ही कभी वो किसी और के बदले उनको एक्सचेंज
करेंगी, क्योंकि उनको वही चाहिए, उसी में वो खुश है जैसे उनके वो ब्रदर।